हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। अब आप सुन रहे हैं जीबी लीगल माइंड। बहुत बहुत शुक्रिया। आज का विषय वाकई बहुत बहुत दिलचस्प होने वाला है। हाँ बिल्कुल। जरा सोचिए, एक 12वीं क्लास की बेंच पर बैठा कोई आम सा स्टूडेंट है और उसकी आंखों में एक सपना है, एक काला कोट पहनने का सपना। सही कहा। और वो काला कोट ना, मतलब वो सिर्फ एक कपड़ा या लिबास नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो समाज में एक बहुत बड़ी ताकत है और उससे भी बड़ी एक जिम्मेदारी है। एकदम सही बात है। तो आज हम यही समझने वाले हैं। मतलब स्कूल की उस लकड़ी वाली बेंच से उठकर जिला कोर्ट की उन भारी भरकम धूल भरी फाइलों से होते हुए सुप्रीम कोर्ट के शानदार और एसी वाले गलियारों तक पहुंचने का असल रास्ता क्या है। और ये रास्ता जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर लोग भटक जाते हैं। बिल्कुल। आज हम बिना किसी भारी भरकम कानूनी शब्दावली के एकदम सीधी और सच्ची बात करेंगे। कानून की असली दुनिया और इस लीगल माइंड के सफर पे हम एक साथ चलेंगे, ताकि कोई भी आम इंसान या स्टूडेंट अगर इस रास्ते पर चलने की सोच रहा है तो उससे पहले से पता हो कि आगे क्या आने वाला है। हाँ, क्योंकि यहाँ हमारा मकसद सिर्फ किताबी ज्ञान देना नहीं है, मतलब पूरे सिस्टम को समझना है। हम्म। कई बार हम देखते हैं कि आम आदमी सिस्टम या सरकारी विभागों के चक्कर में घबरा जाता है। और वो घबराहट सिर्फ जानकारी की कमी से होती है। बिल्कुल, अगर आपको कानूनी प्रक्रिया की सही समझ है ना, तो इंसान डरता नहीं है, वो सही रणनीति बनाता है। एकदम। देखिए, कानून को हम सिर्फ किताबों में लिखी हुई कुछ धाराओं तक मतलब सीमित नहीं रख सकते। ये एक पूरा जीता जागता सिस्टम है जो हमारे समाज को चलाता है। हाँ, एक आम धारणा तो यही होती है कि मोटी मोटी किताबें रट लीं तो इंसान बड़ा वकील बन जाएगा। यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। जमीनी हकीकत में किताबी ज्ञान से बाहर निकलकर आपको असल दुनिया की वो कानूनी सोच विकसित करनी पड़ती है, जिसे हम लीगल माइंड कहते हैं। बिल्कुल। एक सफल वकील बनने का सीधा सा मतलब ये समझना है कि कानून अदालत के कमरे से बाहर, सड़क पर, पुलिस स्टेशन में और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम करता है। मतलब किताबी नियमों को असल जिंदगी की उथल-पुथल के बीच लागू करना ही असली कला है। हाँ, वही तो सबसे जरूरी चीज है। तो चलिए, इस सफर की पहली सीढ़ी से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए किसी ने अभी-अभी 12वीं पास कर ली है और उसने तय कर लिया है कि भाई मुझे तो वकालत के पेशे में ही जाना है। तो उसके पास मुख्य रूप से दो भी रास्ते नजर आते हैं। हाँ, पहला रास्ता तो यह है कि 12वीं के तुरंत बाद सीधे 5 साल वाले इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन ले लिया जाए। जैसे कि बीए एलएलबी हो गया या बीबीए एलएलबी या फिर बीकॉम एलएलबी। और इसमें सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि 12वीं आपने किसी भी स्ट्रीम से की हो, चाहे आपके पास आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या साइंस, बस आपके 45 से 50% नंबर होने चाहिए और दाखिले का रास्ता खुल जाता है। सही कहा। और जो दूसरा रास्ता है वो उन लोगों के लिए है जिन्होंने पहले से ही किसी और विषय में ग्रेजुएशन कर ली है। मतलब जैसे किसी ने बीए, बीएससी या बीकॉम पहले ही कर लिया हो। हाँ, उनके लिए फिर 3 साल का सामान्य एलएलबी कोर्स होता है। लेकिन यहाँ असली खेल सिर्फ कोर्स चुनने का नहीं है। तो फिर असली खेल क्या है? असली खेल है कॉलेज चुनने का। कॉलेज का चुनाव ही वो नींव है जिस पर आपकी पूरी वकालत टिकने वाली है। अच्छा, इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाइए। देखिए, अगर कोई 5 साल वाले कोर्स में जाना चाहता है तो उसे देश के बेहतरीन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, जिन्हें हम एनएलयूज कहते हैं, उनके लिए क्लैट या एलेट जैसे एंट्रेंस एग्जाम देने होते हैं। हाँ, क्लैट तो काफी मशहूर है। बिल्कुल। इन संस्थानों का माहौल बहुत ही प्रतिस्पर्धी होता है। यहाँ से जो छात्र निकलते हैं ना, उनकी कानूनी समझ का स्तर ही अलग होता है। और जो 3 साल वाले कोर्स में जाना चाहते हैं, उनका क्या? उनके लिए डीयू एलएलबी या सीयूईटी जैसे एग्जाम्स पास करने होते हैं। अब देखिए, सरकारी कॉलेजों में फीस काफी कम होती है। लेकिन वहाँ सीटें भी तो कम होती हैं। यही तो बात है, सीटें कम होने की वजह से मुकाबला बहुत कड़ा हो जाता है। और दूसरी तरफ आते हैं प्राइवेट कॉलेज, जहाँ एडमिशन मिलना थोड़ा आसान हो सकता है। पर उनकी फीस तो लाखों में होती है यार। हाँ, और यहीं पर एक बहुत बड़ा जाल बिछा होता है, जिसमें कई होनहार छात्र फंस जाते हैं। जाल मतलब कैसा जाल? ये एक ऐसी स्थिति है जिसके बारे में हर किसी को पता होना ही चाहिए। कई बार क्या होता है कि कोई परिवार अपनी जमीन बेचकर या बहुत भारी लोन लेकर किसी महंगे प्राइवेट कॉलेज में बच्चे का एडमिशन करवा देता है। हाँ, आम परिवारों में अक्सर ऐसा होता है। अब वो छात्र 5 साल तक दिन रात मेहनत करता है, लेकिन जब वो डिग्री लेकर कोर्ट पहुंचता है तो पता चलता है कि वो डिग्री महज एक कागज का टुकड़ा है। बाप रे, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस कॉलेज को बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई से मान्यता ही प्राप्त नहीं होती। मतलब अगर बीसीआई का अप्रूवल नहीं है तो क्या वकालत का लाइसेंस ही नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपकी सारी मेहनत और वो लाखों रुपए पल भर में जीरो हो जाते हैं।
ये तो बहुत ही डरावना है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी कॉलेज का चमकता ब्रोशर देखकर एडमिशन लेने से पहले उसकी बीसीआई मान्यता चेक करना सबसे पहला धर्म होना चाहिए। ये वाकई सबसे जरूरी सावधानी है, जिसे अक्सर लोग जानकारी के अभाव में नजरअंदाज कर देते हैं। और चलिए मान लेते हैं कि एक बार सही मान्यता प्राप्त कॉलेज में दाखिला मिल भी गया, तो क्या लगता है बात बन गई? नहीं, मुझे लगता है असली तैयारी तो क्लासरूम की चार दीवारी के बाहर ही शुरू होती होगी। एकदम सही पकड़े। सिर्फ प्रोफेसर का लेक्चर सुन लिया और नोट्स बना लिए, इससे कोई अच्छा वकील नहीं बनता। तो फिर क्या करना होता है कॉलेज के दिनों में? कॉलेज के दौरान मूट कोर्ट यानी जो नकली अदालतें होती हैं उनका अभ्यास, क्लिनिकल प्रोग्राम और अलग-अलग जगह इंटर्नशिप्स करना अनिवार्य है। मतलब किताबी ज्ञान को जब तक जमीन पर ना उतारा जाए तब तक वो अधूरा ही है। बिल्कुल। अगर हम मूट कोर्ट और क्लिनिकल प्रोग्राम्स को एक आम जिंदगी के उदाहरण से समझें तो ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई ड्राइविंग सीखना चाहता है। हाँ, बताइए कैसे? मतलब उसने गाड़ी चलाने की पूरी किताब पढ़ ली, क्लच, ब्रेक, एक्सीलरेटर के सारे नियम एकदम रट लिए, लेकिन क्या बिना सड़क पर गाड़ी उतारे और भारी ट्रैफिक के बीच स्टीयरिंग पकड़े कोई असल में ड्राइविंग सीख सकता है? कभी नहीं सीख सकता, एक्सीडेंट ही करेगा वो। वही तो, क्लिनिकल प्रोग्राम्स और लीगल एड क्लिनिक छात्रों को असल लोगों की असल समस्याओं से रूबरू कराते हैं। अब बिना कोर्ट की वो असली दुनिया देखे, बिना इंटर्नशिप में लाल फीते से बंदी फाइलों के पन्ने पलटे, आप कुछ नहीं सीख सकते। हाँ, बिना कोर्टरूम का वो तनाव महसूस किए कोई भी एक धारदार वकील बन ही नहीं सकता। सही बात है। जब कोई छात्र इंटर्नशिप करता है ना, तब उसे पहली बार समझ आता है कि जज साहब के सामने खड़े होने का मानसिक दबाव क्या होता है। और ये भी कि एक ही कानून को दो अलग-अलग वकील अपने अपने नजरिए से कैसे पेश करते हैं। बिल्कुल। अब मान लेते हैं कि किसी छात्र ने एक मान्यता प्राप्त कॉलेज से इंटर्नशिप और मूट कोर्ट्स का पूरा अनुभव लेते हुए अपनी एलएलबी की डिग्री पूरी कर ली। तो क्या डिग्री हाथ में आते ही कोई भी सीधे कोर्ट में जाकर केस लड़ने के लिए आजाद हो जाता है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके बाद एक पूरी कानूनी और कागजी प्रक्रिया होती है जिसे पूरा करना पड़ता है। अच्छा, तो मतलब असली सिस्टम का चक्कर तो यहाँ से शुरू होता है। हाँ, डिग्री मिलने के बाद सबसे पहला कदम होता है प्रोविजनल नामांकन, जिसे हम प्रोविजनल एनरोलमेंट कहते हैं। ये कहाँ होता है? हर नए वकील को अपने राज्य की स्टेट बार काउंसिल में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। और इसमें तो काफी दस्तावेज लगते होंगे। बिल्कुल, एक लंबी प्रक्रिया है। आपको अपनी डिग्री, सारी मार्कशीट्स, 10वीं 12वीं के सर्टिफिकेट्स, उम्र का सबूत, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और फोटोग्राफ्स जमा करने होते हैं। ये सब जमा करने के बाद क्या होता है? ये सब होने के बाद आपको एक एनरोलमेंट नंबर मिलता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। क्या? ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दर्जा सिर्फ अस्थाई यानी प्रोविजनल होता है। ये आपका जीवन भर का परमानेंट लाइसेंस नहीं है। अच्छा, तो मतलब ये अस्थाई दर्जा सिर्फ एक सीमित समय के लिए मिलता है? हाँ, और वो समय इसलिए दिया जाता है ताकि इस बीच आप एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा पास कर सकें। और वो परीक्षा कौन सी है? वो परीक्षा है AIB यानी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। अरे हाँ, इसके बारे में तो मैंने सुना है। लॉ के स्टूडेंट्स में एक अजीब सी गलत फहमी फैली हुई है इसको लेकर। कैसी गलत फहमी? यही कि यार ये तो ओपन बुक एग्जाम है, बस किताबें अपने साथ ले जाओ, परीक्षा हॉल में पन्ने पलटो और आराम से पास हो जाओ। और असलियत में यही वो जगह है जहां अच्छे 30 मार्का छात्र मात खा जाते हैं। सच में? हाँ, देखिए, इस परीक्षा का मकसद ये जांचना है कि क्या किसी इंसान के पास इतनी बुनियादी कानूनी समझ है कि वो समाज के किसी व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा कर सके। मतलब क्या वो किसी का केस अपने हाथ में लेने लायक है भी या नहीं? बिल्कुल। लोग अक्सर सोचते हैं कि किताबें साथ हैं तो जवाब मिल ही जाएगा। लेकिन एग्जाम में इतना समय कहाँ होता है कि आप पूरी किताब छान मारे? वही तो, AIB के सवाल इतने घुमावदार और तकनीकी होते हैं कि अगर किसी ने पहले से बेयर एक्ट्स यानी जो मूल कानूनों का इंडेक्स होता है उसे पढ़ना नहीं सीखा है तो परीक्षा हॉल में सिर्फ पन्ने ही पलटता रह जाएगा और समय खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। ये परीक्षा साल में 2 बार होती है और इसका फॉर्मेट MCQ यानी मल्टीपल चॉइस सवालों वाला होता है। इसके पासिंग मार्क्स क्या होते हैं? जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को पास होने के लिए 45% अंक लाने होते हैं और SC/ST कैटेगरी के लिए ये 40% है। और क्या इसमें फाइनल ईयर वाले बैठ सकते हैं? हाँ, जो छात्र फाइनल ईयर में हैं और उनका कोई बैकलॉग नहीं है वो भी इसमें बैठ सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने इसे हल्के में लिया और वो फेल हो गया तो क्या होगा? तो उसका नुकसान बहुत भारी पड़ता है। शुरुआत में जो आपको प्रोविजनल नामांकन मिला था ना, एक तय समय के बाद उसकी मियाद खत्म हो जाती है। मतलब लाइसेंस रद्द? हाँ,
जब तक आप ये परीक्षा पास नहीं करते तब तक कोर्ट में किसी भी क्लाइंट की तरफ से आप अपना वकालतनामा नहीं लगा सकते। इसका सीधा मतलब तो ये हुआ कि उस इंसान की वकालत की प्रैक्टिस सालों तक लटक सकती है। बिल्कुल अटक सकती है। इसीलिए पुराने पेपर्स को सॉल्व करना, बेयर एक्ट्स को तेजी से पढ़ना सीखना और बुनियादी कानूनों पर पकड़ होना बेहद जरूरी है। तो जब कोई इस भारी मानसिक दबाव को पार करके ये अग्नि परीक्षा पास कर लेता है, तब उसे क्या मिलता है? तब उसे मिलता है उसकी मंजिल का सबसे बड़ा हथियार, COP। COP यानी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। सही जवाब। कॉप एक तरह से पूरे देश का कानूनी पासपोर्ट है। ये वो ब्रह्मास्त्र है जिसके बाद आप पूरे भारतवर्ष में कहीं भी किसी भी कोर्ट में जाकर बेझिझक प्रैक्टिस कर सकते हैं। वाह, ये सुनकर तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि असली परीक्षा तो तब शुरू होती है जब ये पासपोर्ट लेकर एक नया वकील जिला कोर्ट की जमीन पर अपना पहला कदम रखता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। अक्सर हम देखते हैं कि एक आम परिवार का लड़का या लड़की जब नया नया वकील बनकर अपनी मोहल्ले में लौटता है तो आस पड़ोस के लोग सोचने लगते हैं कि अब तो इसके पास सीधे बड़े बड़े मर्डर केस आएंगे। हाँ, और लाखों रुपए की फीस छपेगी रातों रात। लेकिन असलियत तो कुछ और ही होती है ना। समाज की इस धारणा और जिला कोर्ट की जो जमीनी हकीकत है, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। तो शुरुआत कैसे होती है? शुरुआत में ना तो कोई बड़ा केस मिलता है और ना ही बड़े पैसे आते हैं। वकालत के पेशी की शुरुआत बहुत बहुत ज्यादा धैर्य मांगती है। तो सबसे पहले करना क्या होता है? सबसे पहले किसी सीनियर वकील के चैम्बर में जूनियर बनकर जुड़ना पड़ता है। और एक जूनियर वकील की जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं होती। उन्हें क्या क्या काम करने होते हैं? उन्हें ड्राफ्टिंग सीखनी होती है, मतलब किसी भी केस की अर्जी को कानूनी भाषा में कैसे पिरोया जाए ताकि वो जज के सामने कोर्ट में टिक सके। इसके अलावा क्लाइंट्स को भी तो हैंडल करना होता होगा। बिल्कुल, क्लाइंट से बात करके असली तथ्य निकलवाना एक कला है और कोर्ट की उस जटिल और उबाऊ प्रक्रिया को समझना होता है जो आपको किसी भी किताब में नहीं पढ़ाई जाती। हाँ, ये वो दौर होता है जब एक जूनियर वकील को भारी भारी फाइलें उठाए गर्मी और पसीने में एक कोर्टरूम से दूसरे कोर्टरूम तक भागते देखा जा सकता है। जिला कोर्ट की कैंटीन की चाय, टाइपराइटर की खटपट और फाइलों की धूल के बीच ही एक असली वकील निखरकर सामने आता है। और इस शुरुआती दौर में पैसे की तंगी होना भी तो एक बहुत कड़वी सच्चाई है। बहुत बड़ी सच्चाई है। कई बार तो महीनों तक सीनियर से सिर्फ नाम मात्र का स्टाइपेंड मिलता है, जिससे शायद रोज का पेट्रोल का खर्च निकलना भी मुश्किल हो जाता होगा। हाँ, इसीलिए अक्सर ये सलाह दी जाती कि इस दौरान या तो कोई छोटी मोटी पार्ट टाइम जॉब कर ली जाए या फिर परिवार का आर्थिक सपोर्ट होना बहुत जरूरी हो जाता है। मैंने देखा है कि कई लोग इस शुरुआती आर्थिक और मानसिक संघर्ष से घबरा जाते हैं और कुछ ही महीनों में वकालत का पेशा छोड़ भी देते हैं। लेकिन जो इस शुरुआती दौर के संघर्ष को झेल जाता है वही आगे चलकर एक बेहतरीन वकील बनता है। बिल्कुल, जिला कोर्ट की प्रैक्टिस ही इंसान को जमीन से जोड़ती है। यहाँ आपको देखने को मिलता है कि पुलिस की चार्जशीट आखिर बनती कैसे है और गवाह मुकरते कैसे हैं। हाँ, और क्रॉस एग्जामिनेशन में सच कैसे उगलवाया जाता है, ये सब एकदम करीब से दिखने को मिलता है। एविडेंस एक्ट को सिर्फ किताबों में पढ़ना एक बात है और कोर्ट रूम में खड़े होकर एक चालाक गवाह का सामना करना बिल्कुल अलग बात है। एकदम सही। अब इसके बाद हर वकील का एक सपना होता है हाई कोर्ट की तरफ रुख करना। हाँ, तो ये एक बहुत आम सवाल है जो लोग पूछते हैं कि क्या जिला कोर्ट से हाई कोर्ट जाने के लिए कोई नया एग्जाम देना पड़ता है? तो इसका साफ जवाब है नहीं। जिला कोर्ट से हाई कोर्ट जाने के लिए किसी नए एग्जाम की कोई जरूरत नहीं होती। तो फिर कैसे जाते हैं? जो वकालतनामा और COP आपको शुरुआत में मिला था ना, वही हाई कोर्ट में भी पूरी तरह से मान्य होता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही रणनीतिक सलाह ये सामने आती है कि विशेष रूप से जो लोग छोटे शहरों से आते हैं उन्हें सीधे हाई कोर्ट जाने के बजाय पहले अपने शहर के जिला कोर्ट में अपनी नींव मजबूत करनी चाहिए। ये बहुत जरूरी बात कही आपने। जब तक आपको ट्रायल कोर्ट यानी निचली अदालत की जमीनी प्रक्रिया समझ नहीं आएगी, तब तक हाई कोर्ट की अपीलों और कानूनी पेचीदगियों को गहराई से समझना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि ट्रायल कोर्ट में वकील गवाहों के चेहरों को पढ़ते हैं और हाई कोर्ट में वकील कागजों और कानूनों की व्याख्या को पढ़ते हैं। दोनों का अनुभव होना बहुत जरूरी है। चलिए, अब जिला कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट भी हो गया। अब कहानी का रुख करते हैं उस जगह की तरफ जो इस वकालत के पेशे का सर्वोच्च शिखर है। आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रही हैं? बिल्कुल, दिल्ली के वो बड़े बड़े गलियारे जहां देश के सबसे बड़े और ऐतिहासिक फैसले होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का रास्ता आखिर कैसे तय होता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली देश के बाकी सभी कोर्ट से बिल्कुल अलग है और काफी सख्त भी है। वो कैसे? भारत के किसी भी हिस्से से आया कोई भी वकील सुप्रीम कोर्ट में जाकर बहस तो कर सकता है। अच्छा,
बहस करने की इजाजत है? हाँ, बहस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको अपने नाम से कोई पिटीशन या केस फाइल करना हो तो उसके लिए खास दर्जा चाहिए होता है। उस दर्जे को क्या कहते हैं? उसे AOR यानी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कहा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये अलग से व्यवस्था क्यों बनाई है? ये व्यवस्था इसलिए बनाई गई है ताकि देश की सबसे बड़ी अदालत में आने वाले मामलों का एक बहुत ही उच्च स्तर बना रहे और कोर्ट का कीमती समय खराब ना हो। हाँ, अगर हर कोई सीधे सुप्रीम कोर्ट में फाइलिंग करने लगेगा तो व्यवस्था संभालना नामुमकिन हो जाएगा। बिल्कुल लेकिन ये AOR बनने की प्रक्रिया इतनी आसान तो नहीं होगी ना? आसान। इसके नियम जानबूझकर बहुत कड़े बनाए गए हैं। सबसे पहले तो एक वकील के पास स्टेट बार काउंसिल में कम से कम 4 साल की प्रैक्टिस का अनुभव होना चाहिए। 4 साल तो यही हो गए। उसके बाद आपको 1 साल तक किसी ऐसे सीनियर वकील के अंडर आधिकारिक रूप से ट्रेनिंग लेनी होती है जो पहले से ही सुप्रीम कोर्ट का AOR हो। मतलब कुल मिलाकर 5 साल का अनुभव तो यही हो गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली पहाड़ इसके बाद आता है। वो क्या है? सुप्रीम कोर्ट का AOR एग्जाम। ये परीक्षा भारत की सबसे मुश्किल कानूनी परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। इसमें किस तरह के सवाल आते हैं? इस एग्जाम में 4 मुख्य पेपर होते हैं, जिनमें सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीजर, जटिल ड्राफ्टिंग, व्यावसायिक नैतिकता और प्रमुख मामलों से जुड़े बहुत गहरे विषय आते हैं। ड्राफ्टिंग का पेपर तो बहुत मुश्किल होता होगा। इतना मुश्किल होता है कि कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे दिग्गज वकील भी इसमें मात खा जाते हैं। इसमें यह देखा जाता है कि क्या वकील बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात कोर्ट के सामने प्रभावी ढंग से रख सकता है। और जब कोई इंसान इस कठिन परीक्षा को पास कर लेता है, हाँ। तब कहीं जाकर उसे AOR का दर्जा मिलता है। हाँ, बिना AOR की मोहर के सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री कोई भी नया केस स्वीकार ही नहीं करती। और इसी कानूनी सफर में एक और बड़ा मुकाम आता है, सीनियर एडवोकेट का दर्जा। हाँ, ये भी बहुत अहम है। पर ये कोई ऐसी डिग्री नहीं है जिसके लिए आपने बस फॉर्म भरा और एग्जाम दे दिया। बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत बड़ा सम्मान है। ये सम्मान मिलता कैसे है? जब किसी वकील को कम से कम 10 साल का गहरा अनुभव हो जाता है, उसकी प्रैक्टिस शानदार होती है और सबसे बड़ी बात, कोर्ट एक क्वालिटेटिव असेसमेंट करता है। क्वालिटेटिव असेसमेंट? इसका क्या वो मतलब हुआ? मतलब जज खुद ही देखते हैं कि उस वकील की कानूनी समझ कितनी गहरी है, उसका कोर्ट में व्यवहार कैसा है, उसने कितने मुफ्त केस लड़े हैं और उसने कानून के विकास में क्या योगदान दिया है। तब जाकर कोर्ट खुद उसे सीनियर एडवोकेट का खास दर्जा और वो खास गाउन पहनने की इजाजत देता है। सही कहा। ये पूरा सफर जितना बाहर से आकर्षक और रुतबे वाला दिखता है ना, अंदर से उतनी ही लंबी तपस्या मांगता है। बिल्कुल। अब आते हैं उस जमीनी समझ और उन असली चुनौतियों पर जो रोजमर्रा की जिंदगी में एक वकील को झेलनी पड़ती हैं, क्योंकि कानून को हम टुकड़ों में नहीं देख सकते। एकदम सही बात है। एक असली लीगल माइंड वो है जो सही सवाल पूछना जानता हो, जिसमें अपार धैर्य हो और जो जल्दबाजी में फैसले ना ले। एक अच्छे वकील को पुलिस थाने की रोजनामचा रजिस्टर से लेकर कोर्ट की रजिस्ट्री और फिर जज के सामने होने वाली बहस तक इस पूरी कड़ी को एक साथ जोड़कर देखना होता है। और इस पूरी व्यवस्था में महिलाओं की चुनौतियों का जिक्र करना भी बहुत जरूरी है। हाँ, वकालत के पेशे में महिला वकीलों के लिए कई बार परिस्थितियां काफी अलग और मुश्किल होती हैं। क्योंकि कोर्ट के कामकाज का समय कभी भी फिक्स नहीं होता। कई बार देर रात तक फाइलें पढ़नी पड़ती हैं और अगले दिन सुबह सुबह कोर्ट पहुंचना होता है। इसीलिए शुरुआत में ही एक ऐसा चेंबर चुनना जहां का माहौल सुरक्षित और पेशेवर हो, ये बहुत जरूरी हो जाता है महिलाओं के लिए। इसके अलावा प्रोफेशनल एथिक्स सबसे ऊपर आते हैं। एथिक्स मतलब? जैसे किसी भी क्लाइंट को झूठी उम्मीद न देना, बिल्कुल। कमजोर केस को बरसों तक खींचने के बजाय उन्हें सही सलाह देना और कोर्ट की भाषा और गरिमा का सम्मान करना, यही एक सच्चे पेशेवर वकील की पहचान है। और पता है, यही समझदारी आम जिंदगी में भी लागू होती है। कैसे? अगर कोई भी विवाद होता है तो लीगल माइंड का मतलब सिर्फ कोर्ट में जाकर लड़ना नहीं होता, बल्कि ये समझना होता है कि समाधान का सबसे सही और रणनीतिक रास्ता क्या है। सही कहा। बिना पूरे तथ्यों को समझे सिर्फ गुस्से में लिए गए फैसले हमेशा इंसान को और उलझा देते हैं। इसको एक रोजमर्रा के किस्से से समझते हैं। मान लीजिए मोहल्ले में 2 पड़ोसियों के बीच कार पार्क करने को लेकर एक छोटी सी कहासुनी हो गई। हाँ, ये तो रोज का काम है। एक ने दूसरे को ताना मारा, दूसरे ने ईगो में आकर बात बढ़ा दी। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों बिना पूरी बात समझे, बिना एक दूसरे का पक्ष सुने, सीधे पुलिस या कोर्ट के चक्कर काटने की बात करने लगे। और फिर सालों तक धक्के खाते हैं। वही तो। अगर वहां कोई शांत दिमाग वाला इंसान हो जो कहे कि पहले पूरी बात तो समझ लो, कानूनी रूप से सही क्या है और इसमें कितना समय बर्बाद होगा, तो शायद मामला वहीं सुलझ जाए। कोर्ट के अंदर भी ठीक ऐसा ही होता है।
आधी अधूरी जानकारी या गुस्से में आकर लोग अपनी केस खराब कर लेते हैं। इसीलिए सही रणनीति बनाना और हर परिस्थिति में अपना दिमाग बर्फ की तरह ठंडा रखना बहुत जरूरी है। इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष यही निकलता है कि कानून कोई डरने वाली चीज नहीं है जिससे आम आदमी को दूर भागना चाहिए। जरूरत इस बात की है कि हर आम नागरिक और छात्र एक लीगल माइंड वाला नजरिया अपनाए। बिल्कुल। अगली बार जब आप किसी वकील को कोर्ट में 10 मिनट की शानदार बहस करते हुए देखें तो ये समझना चाहिए कि उस 10 मिनट के पीछे सालों की धूल भरी फाइलें हैं। कई असफलताएं हैं, AIBE एग्जाम की रत जगह वाली रातें हैं, और किसी सीनियर की डांट और सिस्टम को समझने का लंबा अनुभव छिपा होता है। एक सफल वकील बनने के लिए सिर्फ कानून की धाराएं जानना काफी नहीं है, बल्कि इंसानी स्वभाव, समाज की मानसिकता और उस पूरे सिस्टम को समझना पड़ता है जिसमें हम सब रहते हैं। बहुत सही बात कही आपने। इस टॉपिक को समझने के बाद हमेशा की तरह GB लीगल माइंड की तरफ से आपके लिए एक सवाल। अगर आपको अपने शहर के जिला कोर्ट में कोई नया वकील दिखे जो अभी-अभी प्रैक्टिस शुरू कर रहा है, तो आज की इस चर्चा के आधार पर आप उसे क्या सबसे जरूरी सलाह देंगे? सोचकर आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। मैं भी कमेंट्स पढ़ने का इंतजार करूंगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं अगले एपिसोड में। जुड़े रहिए GB लीगल माइंड से। यहाँ आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, जरूरत हो तो कानूनी सलाह भी ले सकते हैं।